चलिए आज हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बेसिकली आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इन सारी चीजों को आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक टर्म सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही ये दिख रहा है कि सारा मास कहाँ रहेगा, सेंटर पे। कोई भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का, चाहे आउटसाइड या इनसाइड, उसका जो मास है, जैसे मान लो ये कोई मेरा एक सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम का चाहे कोई पॉइंट है जो कि या तो आउटसाइड है या इनसाइड है, जहां पे इस सिस्टम का होल मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, यानी सारा मास जो है इस सिस्टम का इसी पॉइंट पे निर्भर है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। या इस पूरे सिस्टम का यहाँ पे इस जगह पे मास कंसंट्रेटेड है, तो इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहता है वो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। जैसे एक गाड़ी लेते हैं, कोई भी कार है, ठीक। गाड़ी ऐसी होती है, ठीक। सपोज कर लो इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास जो है, इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा, बीच में। इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में, mg। क्योंकि इधर जितना सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो हमेशा सिमेट्रिक यानी बीचों बीच होता है, सेंटर पे जो सिमेट्रिक लाइन होता है। सिमेट्री हम लोग जानते हैं, कोई भी दो चीज को इक्वल भाग में जो लाइन काटता है सिमेट्री, तो हमेशा सिमेट्रिकली होगा, यानी कि जितना इधर उतना इधर। जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, क्योंकि इतना जिधर इतना उधर ही इतना। डायगनली काटो, कैसे भी काट दो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब होता है यही चीज जो अभी हम कार वाले में बताए ना, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इट इज अ पॉइंट ऑन विच, इट इज अ पॉइंट ऑन विच वेट ऑफ द सिस्टम इज पासिंग, पॉइंट ऑन विच वेट ऑफ द सिस्टम इज पासिंग। जैसे मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है, ठीक। हाँ, तो हम बता रहे थे कि सपोज करते हैं कि ये कोई क्या है, सिस्टम है। इस पे सेंटर ऑफ इसका जो ग्रेविटी होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस सिस्टम को एक काम करते हैं, चार भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, चार भाग में। तो अगर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करें, ऐसे और ऐसे कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत है, रुको बताते हैं। जैसे एक इसका ये हो गया पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट, ठीक है। इस सिस्टम का यहाँ, जैसे ये पूरा एक सिस्टम था जिसको कि हम चार भाग में क्या किए, डिवाइड किए, 1 2 3 4, फोर पार्ट्स में डिवाइड किए। अब इन चारों पार्ट्स का जो मास होगा वो इनके सेंटर पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे। इसको, इसके मास को मानते हैं m1, ये क्या है, m1। इसको मानते हैं m2, इसको मानते हैं m3, इसको मानते हैं m4। तो इसका वेट कितना लगेगा, m1g, ये लगेगा। इसका वेट कितना लगेगा, m2g। इसका वेट कितना लगेगा, m4g। और इसका वेट कितना लगेगा, m3g।
तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा ये जो भी लग रहा है ये ग्रेविटी के कारण वेट लग रहा है, ये ग्रेविटी के कारण वेट लग रहा है। और कहाँ से लग रहा है? सेंटर से। कहाँ से लग रहा है? सेंटर से। तो इट इज अ पॉइंट ऑन विच, एक पॉइंट जिस पे इन ऑन विच द वेट ऑफ द सिस्टम इज पासिंग, यानी जिस पॉइंट पे टोटल सिस्टम का वेट डिपेंड करता है उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर टू बॉडी में समझे, जैसे चलिए समझते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। देखिए इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाइए। ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो गया। इस एक्स वाई प्लेन पे हम दो बॉडी लेते हैं, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये। इन दोनों बॉडी के का मास जो है वो है m1। ठीक है, दोनों बॉडी का मास क्या है? m1। इसका भी m1 मास है और इसका m2 मास है। दोनों का बीच में डिस्टेंस है कुछ, ठीक। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। जिस पॉइंट पे इन दोनों बॉडी का, जिस पॉइंट पे इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। इन्हें उस पॉइंट को मानते हैं हम लोग, क्या मानोगे? K मान लेते हैं। उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? K। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है उसको मान लेते हैं K। अब ये जो ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से m2 का जो डिस्टेंस है वहां तक एक r2 वेक्टर बनाते हैं। ये क्या है? r2 वेक्टर। क्योंकि m2 मास तक के लिए तो r2 वेक्टर, और यहीं से m1 मास के लिए एक वेक्टर बनाते हैं r1 वेक्टर। r1 वेक्टर, ठीक। r1 वेक्टर हो गया। और इस ओरिजिन से जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहां तक भी एक वेक्टर बनाएंगे, इसको नाम देते हैं आर सी आर के। आर के, आर के वेक्टर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? के पॉइंट पे इन दोनों बॉडी का। तो यहां से एक चीज देखोगे, मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं, मोमेंटम पढ़ चुके हैं। तो m1 और m2 दोनों बॉडी जो है, दोनों बॉडी का जो मास है, इसका भी मास मतलब बॉडी का मास m1 है और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? k पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? k पॉइंट पे। तो उस केस में यहां देखो m1 यहां पे लाई कर रहा है, तो मास इंटू आर वेक्टर, m इंटू आर के प्लस m1 इंटू आर के प्लस m2 इंटू आर के इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। m1 r1 प्लस m2 r2। अब यहां से अगर हम लोग rk को कॉमन ले लें, rk को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। यही होगा। इस हम लोग को निकालना क्या है? ये सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे होगा वही पता करना है हम लोग को। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा वही हम लोग को यहाँ पे पता करना है। तो देखो इसका मास और इसके डिस्टेंस, मास इंटू इसका जो मास है और इसका जो डिस्टेंस है वही इसके मास और इसके डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों का इसी एक सिमिलर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है। और दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो भी ओरिजिन से ही है। ओरिजिन से यानी पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों का ही डिस्टेंस है और दोनों एक सीधी लाइन में है।
तो M1R1 प्लस M2R2 इज मस्ट इक्वल टू M1 इंटू RK प्लस M2 इंटू RK, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट में है ये। तो RK यहाँ से क्या आ जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। तो वो क्या हो जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2। समझ बात है? जब वेक्टर लगाना भूल गए, याद ही नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम RK का डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, ये RK, ये जो RK है इसका डिस्टेंस पता चल गया सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो डिस्टेंस हम लोग को जो पता चला ना, अब एक काम करते हैं, ये सेंटर ऑफ मास जो कोऑर्डिनेट पे है उस कोऑर्डिनेट को मान देते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y, और M1 ये जो बॉडी है ये वाला, ये जिस कोऑर्डिनेट पे है उसको मान देते हैं x1 y1, और M2 बॉडी वाले को मान देते हैं x2 y2। तो RK का अभी फॉर्मूला क्या है हम लोग को, RK वेक्टर इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2। यही आया था हम लोग को। अब अगर हम लोग को ये तो पता चल गया, अब हम लोग को अगर इसका कोऑर्डिनेट पता करना हो, जैसे x और y, तो अगर x कोऑर्डिनेट पता करना है ना, x कोऑर्डिनेट, तो सिंपल क्या करेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2 कर दो। यानी x कोऑर्डिनेट पता करना है, जैसे r पता करना था RK, तो क्या किए, M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2 किए। उसी तरह से x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये कर दीजिए। समझ बात आ रही है? और उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y को कर दो M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। समझ पाते हैं? देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए कि अगर इसमें दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, अगर दो से ज्यादा बॉडीज होंगे या दो से ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के लिए होगा फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसका संख्या भी उतने तक बढ़ता जाएगा। जैसे x में हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो Mn xn बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn। समझ पाते हैं? तो x नंबर ऑफ, अगर फॉर n पार्टिकल्स जितना हो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर y का निकालना हो, किसका, y का, तो यहाँ पे केवल हो जाएगा y1 y2, ठीक है बस, और यहाँ पे yn। y कोऑर्डिनेट के लिए निकालना y के लिए तो M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस डॉट 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 Mn yn, जहां तक होगा उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। नोट कर लीजिए। और सिमिलरली जो है इसमें भी करेंगे RK के लिए, जैसे RK, इसमें M1
RK1 M2 RK2, चल मैं बता रही है M1 RK, सॉरी RK2 नहीं R2, M1 R1 M2 R2 और M1 MN RN तक ऐसे ही जाएगा। अगर देखो इसमें हम केवल दो पार्टिकल्स का बताए हैं, अगर दो से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है तो उसको सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है। सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दे, ऊपर में लिख देते हैं। अगर दो से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दो से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उसका सिंपल फॉर्मूला कहाँ गया, तो आर के इज इक्वल टू 1/m सिग्मा ये होगा फॉर n पार्टिकल्स। नोट कर लो। और मान लेते हैं कि इसमें x y और साथ ही साथ मान लेते हैं एक z कोऑर्डिनेट भी जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली z1 मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंपली z2 मान लेते हैं। अब z कोऑर्डिनेट का अगर निकालना होगा, z कोऑर्डिनेट का, तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो ये हो गया आपका z कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। समझ में बात आई? इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को समझते हैं। देखिए हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन भी सेम है। यहाँ पे एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो पॉइंट P पे, और वो T मतलब पॉइंट P पे वो क्या था, रेस्ट में था। पॉइंट P पे वो क्या था, रेस्ट में था। उस समय टाइम क्या है, 0, यानी P पॉइंट पे वो रेस्ट पे था। वहां से वो θ1 कितना, θ1 इतना, यहाँ पे θ1 एंगल बनाते हुए, θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हुए पॉइंट A पे पहुंचा, जहां पे उसका टाइम क्या था, t1। फिर पॉइंट A से डेल्टा थीटा एंगल बनाते हुए पॉइंट B तक पहुंचा, और उसके बाद फिर आगे चला गया। तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान, यानी पॉइंट P से पॉइंट B तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें वो टोटल जो है डेल्टा थीटा प्लस θ1 यानी कि θ1 यानी कि θ2 के बराबर है वो, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगल AOB क्या है, डेल्टा थीटा। तो एंगल AOB यानी ये जो थीटा है क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर याद आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, θ2 माइनस θ1, यानी θ2 में से θ1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस चीज को याद रखना है। θ1 प्लस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास,
θ2 माइनस θ1। एक ये चीज आया। अब ये जो यहाँ पे थीटा है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और कितने टाइम इंटरवल में, तो टाइम इंटरवल t1 और t2, ठीक है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या था, हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो v है, ये जो v है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम तक है, t टाइम तक। तो ये जो है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल था। ये किसके लिए एप्लीकेबल था, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। रोटेशनल में जस्ट इसको कन्वर्ट कर दो सिंपली, बस उसका नोटेशन अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये v क्या है, स्पीड है, v क्या है, स्पीड है। तो रोटेशनल में, एंगुलर में स्पीड को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे, ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू u को, u भी क्या है, स्पीड है, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है u, और फाइनल स्पीड भी। तो इसमें फाइनल स्पीड को मान लेते हैं ओमेगा, और इनिशियल स्पीड को मान लेते हैं ओमेगा नॉट, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते थे, तो अल्फा और t। तो ये एक इक्वेशन हो गया रोटेशनल मोशन का, इसको कन्वर्ट कर दिए। सिंपली इसको भी करोगे तो यहाँ क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, थीटा। तो इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट s की जगह लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू u को हम लोग किससे डिफाइन किए, ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा नॉट t टाइम तो एज इट इज जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन को अल्फा से, अल्फा t स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर हम लोग करें तो v यानी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिफाइन किए, ओमेगा से। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस u को किससे किए हैं, ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। तो ये तुम्हारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया रोटेशनल, तीन इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का, ये रोटेशनल मोशन का, ये समझ में बात है। और एक सिंपली जो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगा, s की जगह लिखेंगे थीटा, u की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, ओमेगा नॉट, u की जगह हम लोग लिखेंगे ओमेगा नॉट, और t को एज इट इज रहने देंगे। ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, ठीक है, नोट कर लीजिए।